न्यूज काउंटर की हम करने जा रहे हैं शुरुआत। आज सुबह आई उस खबर से करेंगे जिसने पूरे देश को हिला दिया है। इस खौफनाक विमान हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बड़े नेता अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। सीसीटीवी में रिकॉर्ड इन तस्वीरों से साफ है कि विमान किसी हादसे का बड़ा धमाके जैसा शिकार हुआ है। यानी एक झटके में ही विमान पूरी तरह से भस्म हो गया और इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। एविएशन डिपार्टमेंट के मुताबिक पायलट ने सुबह 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन रनवे साफ नहीं दिखा तो लैंडिंग की दोबारा कोशिश की गई। इस दौरान विमान रनवे से फिसलकर चट्टान से टकरा गया और टकराते ही विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। तो डिप्टी सीएम के इस हादसे में मौत के बाद देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अजीत पवार समेत पत्नी सुनेत्रा पवार से मुलाकात की है। इस मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें सभी भावुक नजर आ रहे हैं। साथ ही अजीत पवार के परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं। इस दौरान राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी मौके पर मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि कैसे इस हादसे के बाद बारामती पहुंचे हुए एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस। अब हम उन बड़े नामों को जान लेते हैं जो कि इसी तरह के विमान हादसे का शिकार हुए हैं। 31 मई 1973 को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री एस मोहन कुमार मंगलम का दिल्ली एयरपोर्ट के पास विमान दुर्घटनाग्रस्त उनका हुआ, जिसमें उनकी मौत हो गई। 23 जून की बात कर लें। 23 जून 1980 को इंदिरा गांधी के बड़े बेटे और कांग्रेस के नेता संजय गांधी का विमान दिल्ली के राजनयिक एनक्लेव में क्रैश हुआ। 30 सितंबर 2001 को माधवराव सिंधिया का विमान मैनपुरी जिले के भैसरोली गांव में कानपुर जाते वक्त क्रैश हो गया था। इसी तरह से 3 मार्च 2002 को पूर्व लोकसभा स्पीकर जीएमसी बालयोगी का विमान भी आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कैकालूर इलाके में हादसे का शिकार हुआ था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेताओं के विमान ही हादसे का शिकार हुए हैं। ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर 12 जून 2025 की है, जब एयर इंडिया की फ्लाइट जो कि लंदन जा रही थी वो अहमदाबाद के रिहायशी इलाके में क्रैश हो गई। इस दुर्घटना में विमान में सवार 241 लोग और जमीन पर 19 लोग मारे गए। दूसरी तस्वीर 22 मई 2010 की है, जब मैंगलोर में एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट जो कि दुबई से आ रही थी, मैंगलोर एयरपोर्ट पर उतरते समय रनवे से फिसल गई, जिसमें विमान में सवार 159 यात्रियों की इस हादसे में मौत हो गई। तीसरी घटना पटना में हुई। विमान हादसे में एआई वीडियो का हम इस्तेमाल करके आपको सिंबॉलिक रूप से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि 17 जुलाई 2000 को एयरलाइंस एयर की फ्लाइट पटना के एक रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विमान में सवार कुल 55 लोगों के साथ साथ जमीन पर मौजूद 5 लोगों की भी इस दुर्घटना में मौत हुई थी। और आज जो हादसा हुआ है उसके बाद पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है कि बार बार आखिरकार इस तरह के विमान हादसे देश में क्यों हो रहे हैं। हर बार विमान हादसा होता है और हर बार जांच होती है, लेकिन विमान हादसे नहीं रुक रहे हैं। यही बड़ा सवाल है कि आखिरकार देश में विमान हादसे कब रुकेंगे। और आज वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिसमें उस विमान का मलबा आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जिसमें अजीत पवार अपने साथियों के साथ सवार थे जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गए। अब देखिए कुछ डिटेल्स हैं, आपको समझाना बहुत जरूरी है। हर जांच में विमान हादसे के सिर्फ 3 कारण होते हैं। पहला कारण तकनीकी खराबी, दूसरा मानवीय भूल और तीसरा कारण है खराब मौसम। यही 3 जांच के बाद इन्हीं 3 पहलुओं को बताया जाता है। देखिए अब बड़ी बात क्या है कि ज्यादातर जो विमान हादसे होते हैं उसकी जांच में यही 3 कारण बताए गए हैं। अहमदाबाद क्रैश के वक्त भी जांच में तकनीकी खामी की बात कही गई थी, जो कि हम इस वॉल पे आपको दिखा भी रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अगर यही 3 कारण हैं तो फिर हादसे ना हो उसके क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब हादसे पर वीएसआर एविएशन जिसका प्लेन आज क्रैश किया है उसके मालिक वीके सिंह का बयान भी सामने आया है। पहले वो सुनिए उनका क्या कुछ कहना है और उसके बाद कुछ और डिटेल्स आपके सामने।
aircraft was very well maintained. There was absolutely no problem in the aircraft. There was no technical failure in the aircraft. Primarily, it appears that the pilot could not see the runway, and that's why he would have carried out. But he has already taken 2 loops. How is it possible that he would not see? The pilot will carry out a missed approach in case if he's not comfortable to land on the runway. Yeah. Very experienced pilot, more than 16,000 hours of experience. Very seasoned. The co-pilot was also 15,000 hours. Okay. Yeah. 1,500 hours. Okay. Yeah. And the captain was very experienced, instructor, examiner material. He was with Sahara, he was with Jetlight, he was with Jet Airways, and he was very experienced on this type of aeroplane also. विमान फिट था, पायलट अनुभवी थे और मौसम साफ था, लेकिन उसके बावजूद यह क्रैश हुआ है। सवाल ये क्यों हुआ है? विमान क्रैश पर और भी सवाल है कि क्या फ्लाई के दौरान नियमों की अनदेखी की गई या सिर्फ नियम सही ही नहीं है? क्या भारत में सुरक्षा नियम इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैं और क्या छोटे विमान कंपनियों को लेकर नियम सख्त हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या प्राइवेट कंपनियों में सुरक्षा नियमों की अनदेखी की जाती है? और इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमने कुछ एक्सपर्ट से भी बात की है, वो आप सुनिए। कोई भी क्रैश की इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो किसी को पनिशमेंट के लिए नहीं करनी चाहिए, वो इसलिए करनी चाहिए कि पता लगे कि असली रीज़न क्या हुआ इस क्रैश के लिए, ताकि ये इंसिडेंट दोबारा ना हो सके। देखो, नियम तो अंतर्राष्ट्रीय बनाए जाते हैं, इंटरनेशनल सिविलाइजेशन सारे नियम बनाती है, उसको फॉलो करना ना फॉलो करना वो तो कंट्री के रेगुलेटरी बॉडी जो है लाइक DGCA मिनिस्ट्री, वो देखते हैं कि फॉलो करें। सर, नियम तो बड़े सख्त है, लेकिन फॉलो करना, चेक करना वो रेगुलेटरी बॉडी DGCA का काम है या मिनिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन का काम है। ये जाके इनके जो डिपार्टमेंट है वो जाके इनको चेक करते हैं कि नहीं। मनमानी चलनी तो नहीं चाहिए, लेकिन इनकी मसल पावर इतनी होती है, इतने पावरफुल हैं पॉलिटिकली आल्सो और मॉनेटरी वाइज आल्सो, कि DGCA को इन्फ्लुएंस कर देते हैं और वो नॉर्मली इनके अगेंस्ट रिपोर्ट नहीं देते, वरना ये एयरलाइन बंद हो जाती है। महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार की मौत के बाद जांच की मांग हो रही है। ममता बनर्जी हो या फिर अखिलेश यादव, सभी को विमान क्रैश में साजिश की बू आ रही है। देखिए कौन कौन जांच की मांग कर रहा है। Ajit Pawar is willing to leave the BJP, and now what happened today? I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. उन्होंने ठीक ही मांग की होगी, क्योंकि VIP के साथ इस तरह की घटना न हो, तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। जो दुर्घटना हुई है इसकी जांच जरूर होगी, क्योंकि ऐसी दुर्घटना पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा ना हो, इसलिए जरूर इसकी जांच होनी चाहिए। मेरी जानकारी सही है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ था, बट हाँ, अगर किसी को अगर ऐसी आशंका लगती है तो जरूर जांच भी करवाई जाएगी। DGCA को इसकी पूरी जांच करना चाहिए। उसका जो मेंटेनेंस है वो कौन कर रहे हैं, किसके द्वारा मेंटेनेंस किया जा रहा है, DGCA का क्लियरेंस था कि नहीं था। इस हादसे के बाद सवाल गंभीर है। विमान संचालन पर हमारे देश और दुनिया के देशों में नियम क्या है, यह भी जरा समझ लीजिए और इसको जानना बहुत जरूरी भी है। विदेश में हर विमान का नियमित मेंटेनेंस और जांच जरूरी है। भारत में भी उड़ान से पहले तकनीकी जांच अनिवार्य है। विदेशों में खराब तकनीक वाले विमान को उड़ान की अनुमति नहीं है। भारत में खराब मौसम में DGCA की अनुमति जरूरी होती है। विदेश में पायलट के पास वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है। भारत में भी यह नियम है कि पायलट के पास DGCA के द्वारा जारी वैध लाइसेंस होना चाहिए। विदेशों में उड़ान से पहले और काम के घंटे की सीमा तय है। भारत में भी क्रू के लिए ड्यूटी टाइम लिमिट अनिवार्य है। यह नियम विदेशों में शराब और नशे में उड़ान पूरी तरह से प्रतिबंधित है, जबकि भारत में भी नशे की हालत में उड़ान पर सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। न्यूज काउंटर में वक्त हो चला अगली खबर का। अब बात उस अधिकारी की जिसको आपने कल फूट फूट कर रोते हुए देखा, और ये अधिकारी आपको याद ही होंगे। कल ही इन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन और शंकराचार्य के योगी विरोधी बयानों के खिलाफ अपना इस्तीफा दे दिया था। नमक का कर्ज अदा करने की बात कर रहे थे, लेकिन अब इन पर एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। कहा जा रहा है कि नेशनल टीवी पर इनके जो आंसू बहा रहे थे CM योगी के लिए नमक हलाली नहीं बल्कि खड़ियाली
आंसू थे। इन नकली आंसुओं और इस्तीफे के पीछे की कहानी हम डिकोड करेंगे, लेकिन पहले एक बार फिर से रोते हुए, बिलखते हुए, पत्नी से बात करते हुए इन जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर का नाटक देखिए। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका इलाज अदा करना चाहिए। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश को धोखा देते हुए 2011 बैच में पीसीएस की नौकरी पाई। अब सबसे पहले सुनिए कि आखिरकार प्रशांत सिंह के आंसुओं को घड़ियाली हम क्यों कह रहे हैं, यह भी जानिए, यह जानना बहुत जरूरी है। आपकी स्क्रीन पर यह दस्तावेज आपको हम दिखाने जा रहे हैं और वो दिखाएंगे आखिरकार किस आधार पर प्रशांत सिंह के भाई ने यह गंभीर आरोप लगाए हैं, वो सुनिए और उसके बाद यह दस्तावेज भी आपको दिखाएंगे। इनका डेट ऑफ बर्थ 28/10/78 है। उन्होंने 27/10/2009 को 31 साल की आयु में सीएमओ मऊ को धोखा देते हुए एक नेत्र रोग में विकलांग सर्टिफिकेट बनवाया। उस विकलांग सर्टिफिकेट के तहत लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश को धोखा देते हुए 2011 बैच में पीसीएस की नौकरी पाई। मऊ द्वारा उनकी पत्रावली जांची गई, प्रथम दृष्टया संदिग्ध पाई गई। सीएमओ मऊ द्वारा अपर चिकित्सा निदेशक स्वास्थ्य आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ को पत्र लिखकर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए कहा गया। को 2 बार मेडिकल बोर्ड गठित कर प्रशांत कुमार सिंह को मेडिकल बोर्ड के सामने बुलाया, परंतु वे मेडिकल बोर्ड के सामने हाजिर नहीं हुए। प्रशांत कुमार सिंह की जांच अंतिम चरण में है। प्रशांत कुमार सिंह जांच से भाग रहे हैं। वो जान रहे हैं कि अगर वो नौकरी में रहेंगे तो जांच भी होगी, प्रमाण पत्र भी निरस्त होगा और लिए गए धनराशि की रिकवरी भी होगी। प्रशांत सिंह के भाई के बहुत गंभीर आरोप और जिन दस्तावेजों की हम चर्चा कर रहे थे, अब आपकी स्क्रीन पर वही दस्तावेज आपको दिख रहे हैं। ये प्रशांत सिंह के भाई ने जारी किए हैं। जिस बीमारी का सहारा लेकर प्रशांत सिंह ने दिव्यांग कोटे से नौकरी हथियाई, वो बीमारी इस उम्र में होना लगभग नामुमकिन है। दस्तावेजों के मुताबिक उन्हें मैकुलर डीजेनरेशन बताया गया है, जो कि बुढ़ापे की बीमारी है, लेकिन सर्टिफिकेट बनने के वक्त प्रशांत की उम्र सिर्फ 31 साल थी। यह मेडिकल साइंस का चमत्कार है या फिर फर्जीवाड़े का मास्टर स्ट्रोक। मैं डॉक्टर मनीष अग्रवाल, मेडिकल डायरेक्टर, दृष्टि आइन इंडी केयर वैशाली, गाजियाबाद। मैंने इस प्रशांत सिंह वाले मामले को पढ़ा और एक वीडियो भी देखी। देखिए, ये जो एक बीमारी है इसको हम लोग कहते हैं हेरिडोमैकुलर डिजेनरेशन, और ये बीमारी जनरली इनिशियल स्टेजेस मतलब अर्ली एज में करीब 5 से 6 साल में प्रेजेंट करना शुरू करती है और धीरे धीरे समय के साथ ये बढ़ती है। और जैसे जैसे ये बढ़ती है हमारी विजुअल हैंडीकैप या लॉस ऑफ विज़न बढ़ता चला जाता है। और जनरली देखा गया है कि हम एटलीस्ट एज ऑफ 40-50 तक आते थे हम काफ़ी भी इनकैपेबल होते हैं। ये वेरिएशन पर्सन टू पर्सन या पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। मैं डॉक्टर मनीष अग्रवाल, मेडिकल डायरेक्टर, दृष्टि आइन इंडी केयर वैशाली, गाजियाबाद। मैंने इस प्रशांत सिंह वाले मामले को पढ़ा और एक वीडियो भी देखी। देखिए, ये जो एक बीमारी है, अब प्रशांत सिंह के फर्जीवाड़े के पोल खोल वाले मेडिकल साइंस के आपको रिपोर्ट्स भी दिखाते हैं। देखिए, दस्तावेजों में जो बीमारी बताई गई है वो मैकुलर डीजेनरेशन है, यानी बुढ़ापे में ये बीमारी होती है। कुछ डिटेल्स देखिए, ये तस्वीर आपने भूले ही नहीं होंगे और कुछ डिटेल्स आपको दिखाने की हम कोशिश करते हैं। मैकुलर डीजेनरेशन ये बुढ़ापे में आमतौर पर होने वाली बीमारी है। ये बीमारी प्रशांत सिंह को सिर्फ 31 साल की उम्र में हो गई थी, और कैसे हो गई इसको भी जानिए। साइंस के मुताबिक ये बीमारी समय के साथ बढ़ती और घटती है, इसलिए इनका परमानेंट डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट जो लगाकर इन्होंने नौकरी पाई है वो बन ही नहीं सकता था। लेकिन नियमों की धज्जी उड़ाई गई और उसके बाद इनको स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र थमा दिया गया, जिसके आधार पर यह नौकरी पाग लिए। तीसरा पर्दाफाश यह साबित करता है कि दाल में जरूर कुछ काला है, जिसका जिक्र हम यहां कर रहे हैं।
मेडिकल बोर्ड ने प्रशांत सिंह को जांच के लिए 2 बार बुलाया। वो तारीखें यहां पर मेंशन है, और पहली तारीख 28 सितंबर 2021 जिसका जिक्र यहां पर हो रहा है, और प्रशांत सिंह यहां पर पेश नहीं होते हैं। दूसरी तारीख क्या है? 7 अक्टूबर 2021। इसके बाद भी इस तारीख को भी बुलाया गया, लेकिन उस तारीख पर भी वो नहीं पहुंचे। आखिरकार वो जांच से क्यों भाग रहे हैं? उनकी इस चुप्पी ने मामले को मुख्यमंत्री कार्यालय की चौखट तक पहुंचा दिया है। अब 14 पर्दाफाश क्या है उनके मामले में? उनके एकेडमिक रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। प्रशांत सिंह ने अपना ग्रेजुएशन और LLB एक सामान्य छात्र के तौर पर पास किया। पूरी पढ़ाई के दौरान उन्होंने किसी भी परीक्षा में आंखों की बीमारी या विकलांगता का जिक्र तक नहीं किया। तो फिर पढ़ाई खत्म होते ही अचानक उनकी आंखों की रोशनी कैसे गायब हो गई, यह भी बड़ा सवाल है। 5वां और आखिरी पर्दाफाश उस कागज का है जिस पर उनको नौकरी मिली। जांच में सामने आया है कि सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कोई फॉर्म भरा ही नहीं गया। हद तो तब हो गई जब जारी किए गए प्रमाण पत्र पर कोई तारीख मेंशन ही नहीं है। बिना तारीख, बिना फॉर्म का यह सर्टिफिकेट अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है। और प्रशांत सिंह के लिए कल उनकी रोती हुई तस्वीरों के सामने आने के बाद उनके भाई विश्वजीत सिंह ने उनकी पोल खोल दी है। उनके फर्जीवाड़े का एक एक प्रमाण मीडिया के सामने पेश कर दिया गया है, और उसके बाद से फूट फूट कर रोने वाले प्रशांत सिंह को मीडिया ढूंढ रही है। सामने तो आइए, बताइए, कुछ बोलिए। लेकिन अब वही प्रशांत सिंह जो कल आंसू बहा रहे थे मीडिया के सामने, वो अब ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। तो देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल आखिरकार यही है कि प्रशांत सिंह को आखिरकार इन सब के बीच में मेडिकल बोर्ड ने तलब तो किया, लेकिन प्रशांत सिंह वहां पहुंचे क्यों नहीं? इस ग्राफिक्स को देखिए और समझने की कोशिश करिए, और वजह शीशे की तरह साफ हो जाएगी। आरोप लगा है कि उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए यह नौकरी हासिल की। उन्होंने सिस्टम के सामने दावा किया था कि उनकी आंखें सिर्फ 40% काम करती हैं, और इसी आधार पर उन्हें दिव्यांग कोटे का लाभ मिला। लेकिन जब इस दावे की जांच हुई तो तस्वीर बदल गई। जांच में पता चला कि नौकरी पाने के लिए जो सर्टिफिकेट जमा किए गए थे वो प्रथम दृष्टया फर्जी थे। उनमें दी गई जानकारी पूरी तरह से गलत थी। इसी सच का फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए मेडिकल बोर्ड ने उन्हें बुलाया था, लेकिन वो वहां भी नहीं पहुंचे। सुनिए मामले की जांच में शामिल सीएमओ अब क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। इनका एक विकलांग सर्टिफिकेट बना था 2009 में मऊ दिव्यांग बोर्ड से, तो उसकी जो है उस पुनः जांच कराने हेतु शिकायत की गई है। दोनों बार हाजिर नहीं हुए? विकलांग है सर, इसमें दर्शाया गया है। हाँ, इसमें 40% दर्शाया गया। अच्छा, तो दोनों बार सर ये हाजिर नहीं हुए? नहीं, दोनों बार। उसमें क्या था वो? उसमें भी हम वेट कर रहे हैं, दिशा निर्देश का वेट कर रहे हैं, और जैसा हमको दिशा निर्देश प्राप्त होगा हम उसके अनुसार। इन बयानों को सुनने के बाद आप जान लीजिए कि प्रशांत सिंह के आंसुओं पर सवाल क्यों है, और क्यों सो लोग इन आंसुओं को अब शक की नजर से, क्वेश्चन मार्क से देख रहे हैं। पहली वजह, विकलांगता सर्टिफिकेट केस में जांच चल रही है। दूसरी वजह यह है कि मेडिकल बोर्ड के सामने पेश क्यों नहीं हुए। तीसरी वजह यह है कि जांच रिपोर्ट से पहले अपना इस्तीफा क्यों दिया। चौथी वजह यह है कि दिव्यांगता फर्जी निकली तो उन पर एक्शन होगा, इस बात को वो जानते थे। पांचवी वजह यह है कि दोषी पाए जाने पर उनको जीवन भर की सैलरी 2011 से लेकर अब तक पूरी सैलरी सरकार रिकवर करेगी। और बड़ा सवाल यह कि क्या बचाव में उन्होंने इस्तीफा कार्ड और घड़ियालू आंसू दिखाए हैं मीडिया के सामने। न्यूज काउंटर में बात करने जा रहे हैं बर्फबारी की। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और हिमाचल से लेकर कश्मीर तक बर्फबारी ने सितम मचा रखा है। बर्फबारी के बीच भरमौर के विधायक डॉक्टर जनक राज की गाड़ी रास्ते में फंस गई जब वो लापता युवकों के परिजनों से मिलने जा रहे थे। स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद उनके वाहन को निकाला जा सका। उन्होंने सोशल मीडिया पर बात करते हुए बताया कि वो भरमौर में सेल्फी पॉइंट के पास फंस चुके हैं। वहां पर मौजूद लोगों ने उनकी फंसी हुई गाड़ी को निकालने में मदद की है। जय श्री राम दोस्तों, अभी हम भरमौर के पास लगभग जहां आई लव भरमौर का सेल्फी पॉइंट है वहां पहुंचे हैं, और हमारी गाड़ी फंस चुकी है। हमारे कुछ मित्र लोग हैं हमारे साथ, ये गाड़ी को अब धक्का लगाएंगे। बहुत बढ़िया, चढ़ा दी। चलो 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 चलो, चढ़ गई।
चलो 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 चलो, चढ़ गई चढ़ गई। तो बर्फबारी में आम हो या खास कोई नहीं बचता है। जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थल सोनमर्ग से एक भयानक वीडियो आया है। वीडियो में पहाड़ों से अचानक टूटकर गिरता विशाल बर्फीला सैलाब यानी एवलांच नजर आ रहा है। ये खौफनाक मंजर होटल के इलाके का है, जहां कुछ सेकंड में पहाड़ों के बीच बर्फ के गुबार ने इलाके को पूरी तरह से अपने चपेट में ले लिया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो फुटेज में साफ तौर से दिख रहा है कि कैसे ऊंचे पहाड़ों से अचानक भारी मात्रा में बर्फ नीचे की ओर फिसलता है और कुछ ही पलों में विशाल बर्फीला बादल पूरे इलाके को कवर कर लेता है। एवलांच होटल जोन के ऊपर गिरा, जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। तो बर्फबारी की मुसीबत की अगली तस्वीर शिमला से सामने आई है, जहां पर शिमला में भारी बर्फबारी हो रही है। कुफरी के फागू के बीच हजारों वाहन फंस गए हैं। हाईवे पर लंबा जाम लग गया है। प्रशासन ने सड़कों से बर्फ को हटा दिया है, लेकिन लगातार बर्फबारी परेशानी खड़ी कर रही है। सड़क किनारे बर्फ जमा होने से जाम ज्यादा लग रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सैकड़ों वाहन जाम खुलने के इंतजार में इस कड़कड़ाती ठंड में वहां पर रुके हुए हैं। और बर्फबारी की मुसीबत की अगली तस्वीर हम आपको अनंतनाग से दिखाने जा रहे हैं। अनंतनाग के सोनांच नेतू रोड पर मरीज को कंधों पर उठाकर ले जाकर अस्पताल ले जाने की कोशिश की जा रही है। लगातार बर्फबारी की वजह से सड़कों से बर्फ नहीं हट पा रही है। बर्फ नहीं हटी तो एम्बुलेंस जाने के लिए रास्ता नहीं था। लोग अपने बीमार परिजनों को कंधों पर उठा लेकर अस्पताल पहुंचाने को मजबूर हैं। और बर्फबारी की वजह से सड़कों पर गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं। तस्वीरें बारामूला से सामने आई है, जहां पर सड़क पर गाड़ियां फंसी तो उन्हें निकालने का जिम्मा सेना के जवानों ने अपने कंधों पर उठा लिया। सेना के एक जवान एक एक कर गाड़ियों में धक्का लगाकर सैलानियों की मदद करते नजर आए। अब आपको बर्फबारी की 8 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। बर्फ से कश्मीर, हिमाचल के पहाड़ पूरी तरह से पट गए हैं। ऊंची ऊंची चोटियां बर्फ की सफेद चादर में घिर गई हैं। मनाली, धर्मशाला, बनिहाल, किश्तवाड़, केदारनाथ, डलहौजी, बांदीपुरा, पटनी, टॉप, हर जगह हालात एक जैसे हैं। तापमान माइनस में है। खुले आसमान में खड़े होने पर लोग बर्फ से ढक जा रहे हैं। श्रीनगर में 8 इंच तक बर्फ गिरी है। गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम जैसे पर्यटन स्थलों में भी बर्फ की मोटी परत जम गई है। सड़कें बंद हो गई हैं। भारी बर्फबारी ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। पठानकोट, भरमौर नेशनल हाईवे सहित चंबा जोत और चंबा खजियार मार्ग पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है, बंद हो गया है। न्यूज काउंटर में बात करने जा रहे हैं सोने और चांदी की, जिसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। जी हां, सोने के दाम हर दिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। निवेशक अब भर भर कर सोने चांदी पर दाव लगा रहे हैं। सोने चांदी के दाम आज भी ऑल टाइम पर पहुंच गए हैं। सोना चांदी अब आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। और आप समझिए कि क्या कुछ हो रहा है बाजार में, और बाजार में इन सोने और चांदी की आज की कीमतें क्या हैं, जो कि ऑल टाइम हाई है। आज बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में क्या इजाफा हुआ है, पहले ये जान लीजिए। 24 कैरेट यानी 10 ग्राम सोने की कीमत 1,75,000 के आसपास बनी हुई है, जबकि 3.5 लाख पार करने के बाद भी चांदी की चमक नहीं रुक रही है। चांदी की आंधी आज 3,80,000 रुपए प्रति किलो से ऊपर पहुंच गई है। तो ये कीमतें हैं जिसने आम आदमी को परेशान कर दिया। निवेशक लगातार, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो सोने और चांदी में निवेश तो कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी जिसके घर में शादी ब्याह जैसे फंक्शन है, जिसे जरूरत पर खरीदना है, वो नहीं खरीद पा रहे, क्योंकि इस साल चांदी की कीमतें कुछ ज्यादा ही रॉकेट हो गई हैं। आपको बताते हैं कि जनवरी महीने में इसकी कीमत कब क्या क्या रही है और कैसे एक महीने में कितनी कीमतें बढ़ गई हैं, वो जरा देखिए। एक तरफ विजुअल्स में चांदी के वो बर्तन, वो मूर्तियां, और दूसरी तरफ कुछ ग्राफिक्स हैं। देखिए कब क्या हो गया है। 7 जनवरी को चांदी की कीमत क्या थी? 2,48,000। 14 जनवरी को यह कीमत क्या हो गई है? 14 जनवरी को 2,77,000, यानी 7 दिन में इतना ज्यादा इजाफा। 23 जनवरी को यह 3,17,000 को पार कर गया, जबकि आज
यानी 28 जनवरी को इसका आंकड़ा 3,80,000 को छू रहा है। इस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं। 1 जनवरी से आज तक लगातार चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब बात सोने की कर लेते हैं कि आखिरकार सोने चांदी के साथ साथ सोने की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। सोने की कीमत जो है वो पिछले साल की तुलना में दोगुनी हो गई है लगभग। जहां यह भी जानना जरूरी है कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या है। सोने में तेजी का जो पहला कारण है वो ट्रंप की आक्रामक नीति है और टैरिफ की धमकियां जो लगातार अमेरिकन प्रेसिडेंट दे रहे हैं। दूसरा कारण क्या है? दुनिया में जंग और तनाव का माहौल है और इस आर्थिक अनिश्चितता के दौर में निवेशक सोने को सबसे सुरक्षित निवेश मान रहे हैं। तीसरा कारण, चीन जैसे देश अपने रिजर्व बैंक में सोना भर रहे हैं। ये साल भर में 900 टन से ज्यादा की खरीदारी कर रहे हैं, इसलिए दाम लगातार ऊपर जा रहे हैं। चौथा कारण, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में निवेशकों की रुचि लगातार बढ़ने को आमादा है और इसीलिए निवेशक उस तरफ आकर्षित हैं। पांचवा कारण यह है कि अमेरिकी डॉलर में गिरावट और बढ़ती महंगाई से अमेरिका में ब्याज दर घटने की संभावना है, जिसके चलते डॉलर लगातार कमजोर हो रहा है। और आखिरकार चांदी की कीमतों में आधी की वजह भी जान लीजिए। चांदी की कीमतें हम बताएं, सोना भी क्यों बढ़ रहा है वो भी आप जानें, लेकिन अब क्या कुछ डिटेल्स हमारे पीसीआर टीम ने बनाया वो देखिए। चांदी की जो आधी है उसका रीजन क्या है? रीजन नंबर 1, जो कि इंडस्ट्रियल डिमांड इसकी बहुत ज्यादा है, क्योंकि सोलर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो और ईवी तक में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा प्रोडक्शन रुकने के डर से जो अनिश्चितता का दौर है, बड़ी बड़ी कंपनियां पहले से ही चांदी को खरीद रही हैं और ट्रंप के टैरिफ का डर भी लोगों को सता रहा है, जो तीसरा कारण है। इसीलिए अमेरिकी कंपनियां चांदी का भारी भरकम स्टॉक खरीद कर जमा कर रही हैं। और चौथा कारण यह है कि ग्लोबल सप्लाई में चांदी की भारी कमी की वजह से भी कीमतें आसमान को छू रही हैं। तो ये डिटेल्स हैं सोने चांदी की वजह से।